Okay, Assalamu alaikum everyone. Wajiha Aslam here, and today we are actually going to talk about something wonderful. Today, actually, I want to share with you someone I actually recently found. और अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं, रैंडमली हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है बिकॉज वी फाइंड आउट कि हम और वो शायद सेम पेज में हैं या वी आर बोथ सर्विंग द सेम पर्पस इन लाइफ. तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई एक्चुअली स्पोक टू माय टुडेज गेस्ट. एंड हुआ ये कि उन्होंने मुझे कॉल किया टू अप्रिशिएट अबाउट सम ऑफ माय वर्क एंड आई हैड नो आइडिया कि वो कौन है. तो कुछ अरसे बाद जब मैंने आई स्टार्टेड गूगलिंग हिम एंड आई गॉट टू नो कि वो कौन है, एंड आई फेल्ट कि नहीं, आई शुड कॉल हिम अगेन एंड आई शुड से थैंक यू अगेन वंस मोर. तो दैट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम और हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई और वी कनेक्टेड ऑन अ डिफरेंट लेवल. तो he is actually the writer of a book called 24 Gold Coins, and he is an influencer, a positive influencer. And actually when we started talking तो हमें ये पता चला कि ये कॉन्वर्सेशन ऐसी है कि हमारी एक सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए जिसमें लोगों को अवेयरनेस हो, जिसमें लोगों को ये पता लगे कि हाउ कैन दे एक्चुअली take out the maximum from themselves or be resourceful enough to take out their maximum potential. So to introduce my guest, actually here is Mr. Kamran Siddiqui. Sir, please tell us a little about yourself. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वजिया. वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे और उसके अंदर जो डिस्कशन में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आए एंड आई अप्रिशिएट के आपने उस आइडिया को लिया और ये कहा कि हम इसको आगे लेकर चलते हैं और इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ. तो इंशाल्लाह जो भी हमारे दोस्त आज जुड़ेंगे हमारे साथ और जो इसको सुनेंगे, तो आज की कोशिश हमारी यही होगी कि व्हाट्सएवर द बेस्ट वी हैव लर्नड इन आवर लाइफ वी आर गोइंग टू शेयर दैट. तो मैं सबसे पहले तो हमेशा तकरीबन मेरे कोई 28 साल हो गए मेरे प्रोफेशनल करियर को, और ख़ास तौर पे स्पेशली ट्रेनिंग और कोचिंग कंसल्टिंग में मैंने एक ख़ास चीज़ देखी. एक मैं दुआ पढ़ता हूँ हमेशा से, और मैंने देखा है कि ये जो कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है, इस दुआ ने मुझे हमेशा बड़ा वो क्या कहते हैं कि बड़ा इफेक्टिव किया. और अमूमी ये होता है कि कम्युनिकेशन करते हुए जो सबसे ज़्यादा किसी भी ट्रेनर के लिए या कम्युनिकेटर के लिए जो एक फियर होता है ना, वो ये होता है कि ये जो आपकी ब्रेन वेव है ना, ये जो आपके थॉट्स, आपके ख्यालात का तसलसल है, ये कहीं पे ब्रेक ना हो जाए. तो वो दुआ पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. मैं असल में सबसे पहले तो अपने तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि आप अगर किसी भी हवाले से आप कम्युनिकेशन के किसी भी जरिए पे जुड़े हुए हैं, चाहे आप टीचर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, या आपकी ये कम्युनिकेशन जो है आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं पे हर वक्त हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस दुआ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं. तो ये था जस्ट टू स्टार्ट, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ दैट फ्लेवर कि आज इंशाल्लाह हमारी बात कैसे होने वाली है. जी वजिया. इंशाल्लाह. सही. तो सर, टेल अस व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली एंड व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? वजिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि इस लंबे सफर में मैंने अपना कैरियर जो है वो मेरा एक परफॉर्मेंस कोच का भी है, एक टैलेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी है, एक लीडरशिप ट्रेनर का भी है, एक मैनेजमेंट सिस्टम के असेसर का भी है, एक इंजीनियर का भी है और एक मैनेजर का भी है. तो बहुत सारे जो एक जिसे कहना चाहिए कि इसमें मेरे इस सफर में बहुत सारी चीजें जो रहीं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने डिस्कवर की वो ये चीज डिस्कवर की कि जब तक आप अपने आप को लर्नर माइंडसेट में रखते हैं, जब तक आप अपने ज़हन को कुशादा रखते हैं, जब तक आप अपने आप को सीखने वाला बना के रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी इस्तेदाद को बढ़ाता चला जाता है, आपके लिए रास्ते बनाता चला जाता है. और बस यही चीज है जो आपको ग्रो करती है जिंदगी के अंदर. हर दिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है,
हर एक्सपीरियंस आपके पास एक मौका है, हर रोल आपके पास एक नया दरवाजा खोल देता है। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने ये 28 साल में अपने, आज भी मैं एक लर्नर हूँ, बड़े प्राउडली मैं कहता हूँ, और हर दिन में हर सेशन का मौका मिला तो मैं हंस के कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार सच्ची बात तो यह है कि मैं आपसे सीखने का ज़हन बना के आता हूँ, और अगर आपको मेरी बातों से कोई फायदा मिल जाता है तो मैं उस पर बहुत शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन सच्ची बात है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, हर एक इंसान से सीखता हूँ। तो सीखने का मार्जिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी, तो मैं एक तो ये करता हूँ। दूसरा एक वजह मेरी जिंदगी में एक शिफ्ट आई थी जो मेरी रीजन बन गई। मेरी जो जिंदगी के पहले 24 साल, फर्स्ट 24 years ऑफ माई लाइफ, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अगर अभी मेरे इस प्रोग्राम में मेरे कोई ऐसे दोस्त जुड़ गए हों जो मुझे जानते हों, जो स्कूल के जमाने से, कॉलेज के जमाने से, यूनिवर्सिटी में, जिस वक्त वो मुझे स्टेज पर देखते हैं तो वो बिलीव नहीं कर सकते कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की थी। बहुत ज्यादा मेरे अंदर सेल्फ लिमिटेशंस थी, बहुत ज्यादा। एक होता ना आपकी शख्सियत जो बहुत ही अंदर से घुटी हुई हो, और आपको किसी बात का यकीन ना हो कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो पर्पस कहाँ से मुझे मिला, जो मैं कर रहा हूं इसको क्यों मुझे प्रमोट करना, दरअसल मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हुआ ये कि मेरे एक पहले लाइन मैनेजर थे। जब कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं दे आर लाइक एंजल्स फॉर यू, तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे अपनी जिंदगी के जो पहले मैनेजर मिले वाज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही। तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने पहली दफा मुझे ये कहा, उन्होंने कहा कि कामरान, तुम्हारे अंदर एक अच्छा ट्रेनर बनने की एबिलिटी है। अच्छा, ये जुमले तो मैं तो वहमो गुमान में नहीं सोच सकता था कि यार अच्छा ट्रेनर, मैं आपसे बात हो रही है और अगर मैं 1 to 1 बात करता था तो मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं था। ट्रेनर की तो एक प्रोफाइल ही बड़ा डिफरेंट होता है। तो खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि उनकी उस मोहब्बत ने, उस चाहत ने, एक तो उन्होंने मुझे अपने करीब किया, दूसरा उन्होंने मुझे ये बिलीव दिया कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है। और वहीं पे एक ऐसा वाकया हुआ कि फिर उन्होंने उस फियर को ब्रेक करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं पहली अपॉर्चुनिटी पे गया, मेरा पहला सेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हुआ, तो मेरा एक बैरियर ब्रेक हो गया अंदर से। और मुझे ये लगा, मैंने कहा कि यार क्या ये मैं ही हूं जिसने ये किया है। तो खैर, मैं उनके साथ 3-4 साल रहा। अब असल में आपको वजह बताता हूं कि ये रीजन कैसे मेरे पास बन गई। मेरी जॉब पहली जिस वक्त थी, मैंने उससे दूसरी जॉब पे जाना था, तो मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनका शुक्रिया अदा करना था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो किया। तो मैंने कहा नहीं सर, आपने मैं ऐसा नहीं था, आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने ये किया। कहते नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तो मैंने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि आई वुड लाइक टू रीपे समथिंग टू यू। मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बट आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू। आप मुझे बताइए, कुछ करने को कहें, ताकि एटलीस्ट आई एम बीन एबल टू से कि यार चले मैंने कुछ आपके लिए कर सका। तो वो कुछ थोड़ी देर में सोचते रहे। फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा कामरान, एक काम है जो तुम कर सकते हो। मैंने कहा जी आप बताइए। उन्होंने कहा देखो, मेरे पास कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस ये था कि तुम्हारे अंदर एक अच्छाई नजर आई और मैंने तुम्हें उसका रास्ता दिखा दिया, और तुमने खुद मेहनत करके तुमने अपने आप को उसमें से, उस बैरियर में से निकाला। एक काम अगर तुम करो कि अगर अपनी जिंदगी में अगर तुम खुद किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओ जहां पे तुम्हें महसूस हो कि तुम लोगों को कुछ पास ऑन कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उनके इस बैरियर से उनको ब्रेक कर सकते हो, तो जस्ट गो एंड डू इट। मैं ये समझूंगा तुमने मुझे कंपनसेट कर दिया। ब्यूटीफुल। अच्छा, उनका वजह कहना था। तो मैं जनाब उठा, मैं अपनी सीट से, मैंने उनका हाथ थामा ऐसे, मैंने कहा जी इट्स अ डन डील। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो वो जो डन डील थी, वो आज 28 साल के बाद भी वो मैं अपना उसको फुलफिल कर रहा हूँ। और मुझे एक बात का एहसास रहता है, मेरी जो जिंदगी के 24 साल थे, पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग होंगे
जो ऐसे बैरियर्स में होंगे, तो मेरे सेशंस हैं, मेरी कोचिंग है, किसी भी हवाले से मैं बस उसको पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहूंगा भजिया आप मुझे बताइए अपने बारे में कि माशाल्लाह आप इसी फील्ड में हैं, आप इस फील्ड में कैसे आई और आपका क्या लाइफ पर्पस है? सही। तो आज से मेरा ख्याल है 2 साल पहले मैं आई वाज़ अ टीचर, किंडरगार्टन टीचर। अब जब हम किंडरगार्टन टीचर होते हैं ना, वो बच्चे 0 टू 6 इयर्स की एज के होते हैं और हमारा काम एज़ अ टीचर उनको एकेडमिक्स पढ़ाने से ज़्यादा लाइफ स्किल्स सिखाना होता है। तो वो लाइफ स्किल्स वी यूज्ड टू टीच देम कैसे कि ऑब्वियसली वो छोटे बच्चे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट आर लाइफ स्किल्स, यू कैन नॉट टेल देम कि ये बुक में लिखा है, ये आपने करना है। सो यू प्रिपेयर एन एनवायरनमेंट फॉर देम। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए सेफ हो, टू बी इमोशनली एंड फिजिकली एंड और दूसरों को वो हार्म ना कर सकें। इस तरह की एक सेफ एनवायरनमेंट हम बिल्ड करते हैं उन बच्चों के लिए एज अ टीचर, सो दैट दे आर फ्री टू लर्न एंड एक्सप्लोर। ठीक है, अब उसी के दौरान में उन्हें एथिक्स, वैल्यूज और ये सब चीजें भी हम सिखाते हैं कि किसी को हर्ट नहीं करना है, कर्टियस रहना है, लोगों की फीलिंग्स का ख्याल करना है, हाउ टू बी गुड फ्रेंड, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये सब कुछ उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, अब 8-9 साल से मैं वो काम कर रही थी एंड व्हेन यू आर टीचिंग दिस थिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू ऑल द चिल्ड्रन, आप भी खुद उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड यू कैन नॉट फॉरगेट दोज थिंग्स दैट यू आर टीचिंग समवन। तो अब अगर मैं नर्सरी से बाहर आती थी ना, तो मैं आई वॉज विद द सेम वैल्यूज कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, मुझे जो कुछ मैं टीच कर रही हूँ वो मुझे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट भी करना है। अब मैं बाहर जब नर्सरी से निकलती थी तो कभी कभी मुझे लगता था यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो अडल्ट हैं वो कहीं ना कहीं इस रेस में बहुत सारा कुछ भूल गए हैं जो उन्हें याद भी नहीं है, या फिर दे आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स जो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से सीखी थी। टाइम के साथ साथ वो कहीं पीछे चले जाती हैं और हम इस रेस में कहीं आगे चले जाते हैं। तो मैंने आई स्टार्टेड सर्चिंग कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि वही इन्वायरमेंट जो मैं बच्चों के लिए उस नर्सरी में बनाती हूँ वही इन्वायरमेंट मैं बड़ों के लिए भी क्रिएट कर सकूं। एंड देन आई एक्चुअली फाइंड आउट कि लाइफ कोचिंग इज समथिंग दैट डज दिस थिंग। तो मैं अब एज अ लाइफ कोच 1 साल से ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग एज अ लाइफ कोच एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सेफ एनवायरमेंट फॉर adults जहाँ पे they can actually be emotionally vulnerable, they can try their limits, they can be safe and they can actually explore possibilities। जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर उनको कुछ भी learn करना है, they need that hands on experience। तो इसी तरह when I am in my one-on-one coaching, I create that environment for my client कि वो safe feel करें emotionally, physically, financially। I create that space for them जहाँ पे वो लोग they are free to express and then free to explore with me while I am holding their hand। तो और क्योंकि one-on-one coaching कर रही थी उसमें obviously I couldn't impact the entire world या general public को, क्योंकि उन्हीं लोगों को influence कर सकती थी जो मेरे साथ client है मेरे। Then I actually thought के why not go on a platform where everyone can see and understand and learn कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम होती है, हर एक की लाइफ में होती है, बट यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, यू कैन एक्चुअली बी वल्नरेबल अबाउट थिंग्स एंड यू कैन एक्चुअली टेक स्टेप्स। अगर गलती भी हो गई तो यू कैन एक्चुअली ट्राई अगेन। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग दी सोशल मीडिया थिंग्स, और ये मुझसे लोग बहुत पूछते हैं ये तुम कर क्या रही हो और ये क्या हो रहा है, एंड आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट कि हाँ ये क्या है, बट देन समटाइम्स यू होल्ड इट बैक कि ठीक है लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। बट दिस इज एक्चुअली माई पर्पस कि जो इन्वायरमेंट मैं उन छोटे बच्चों के लिए बनाती थी, कहीं ना कहीं हम अडल्ट को भी उन इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, बट जस्ट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ रेस तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और whenever somebody needs me, I'm there, and I love creating this safe space for my clients and whoever approaches me। तो that's my purpose। माशाल्लाह। मैं असल में एक चीज को ऐड करना चाहूंगा, किसी जगह पे एक किसी बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात, किसी में बुक में भूल गया किस में लिखा था, उसमें लिखा था कि हम बहुत सारी बातें बच्चों से सीख सकते हैं, जो बतौर बड़े होने के हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। एक तो ये है, और उसका आपने खुद मुशाहिदा किया और हम लोग खुद उस एज से निकले, लेकिन हम भूल गए उस लेसन को कि एक तो ये है कि बच्चे जो है वो मट्टी में खेलते हैं, कोई तकब्बुर नहीं रखते। बच्चे जो हैं वो आपस में कोई ग्रज नहीं रखते दिल में, वो किसी से एक लम्हे पहले लड़ रहे होंगे, दूसरे लम्हे में वो जनाब उसी के साथ उनकी दोस्ती जुड़ जाती है, और वो कल की फिक्र में मुब्तला नहीं होते, और वो जो है वो अपने आज में और उस लम्हे को एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट में जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। और उनके लिए वो सारा जो दुनिया है वो उसकी
वही उनकी वो क्लासरूम है या वो जो एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर वो मौजूद होता है। तो मेरा ख्याल है माशाल्लाह आप तो उस दुनिया को एक्सपीरियंस कर रही हैं और आप उन बच्चों के साथ वो एक प्योरिटी जो है वो माशाल्लाह उसमें आप, और बड़ी अच्छा आपने कहा कि वो जो लेसन्स आप वहां से ले रही हैं उसको आप जो अप्लाई कर रही हैं, खासतौर पे ये हैंड्स ऑन आपने कहा कि एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने उस एक्सपीरियंस को हासिल करता है, अपने उस तजुर्बागाह में हासिल करता है। जी हाँ। और देखिए मेरे हिसाब से ना बच्चों में सबसे बेस्ट चीज क्या होती है जो हम बड़ों को उनसे सीखनी चाहिए, दे आर नेवर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। वेरी राइट। ठीक है, और आपने कभी देखा है कि एक बच्चे को आप किसी एक चीज से रोकते हैं और वो दोबारा वहीं जाता है, तीसरा एक तरीका ट्राई करेगा, दूसरा तरीका ट्राई करेगा, तीसरा तरीका ट्राई करेगा। बच्चे को अपना गोल सामने नजर आ रहा है, नो मैटर हाउ मच यू स्टॉप देम, दे विल रीच देयर गोल। अब वो वेरियस वेज ट्राई करते हैं टू रीच दैट गोल। और ये चीज बड़ी अच्छी चीज है कि अगर हम बच्चों से सीखें कि हाँ ठीक है, देयर इज अ गोल इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी नीड टू और वी वांट टू रीच दैट गोल। ठीक है, एक तरीका फेल हो गया या एक तरीका सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेट्स ट्राई अनदर वे, लेट्स ट्राई अनदर पॉसिबिलिटी। तो ये चीज मैं बच्चों से बहुत सीखती हूँ। माशाल्लाह आपने जो बात कही मेरे जहन में आ रही थी एक मिसाल। बचपन में मुझे याद है साइकिल चलाना सीखा, और साइकिल चलाने में सबसे बड़ा मसला ये होता था कि बचपन में जब हम चलानी शुरू की, एक तो अगर साइकिल का कद भी बड़ा था तो हम कद में भी छोटे थे, लेकिन हमने देखा कि लोग बच्चे जो हैं वही उनको एक तरीके से चलाते हुए देखा तो खुद भी कोशिश करनी शुरू कर दी, और कोशिश करते हुए बहुत दफा हम गिरते थे, बहुत दफा चोट लगती थी। लेकिन होता क्या था कि किसी लम्हे में ये ख्याल नहीं आता था कि यार ये जो साइकिल से मैं गिर गया हूं तो पता नहीं ये दाएं बाएं के जो दोस्त हैं वो मजाक उड़ाएंगे, फौरन ही जनाब कपड़े झाड़ते थे, वो घुटने भी छिल रहे हैं, हाथ भी छिल रहे हैं, और वो चलाते 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 मश्क आ जाती थी। मैं अब कॉर्पोरेट सेशंस में वजीहा इस बात को हाईलाइट करता हूं, मैं कहता हूं कि इतना ब्यूटीफुल लेसन था जो उस जमाने में था और जो हम भूल गए कि उस कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं था किसी चीज को ट्राई करना। जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम थोड़े जिसे कहें कि ग्रूम अप हो जाते हैं सो कॉल्ड, तो हम एक बड़ा फंडामेंटल भूल जाते हैं कि जिंदगी में नाकामी नाम की कोई चीज नहीं होती, स्ट्रेटेजीज नाकाम होती। और अगर मैं ये कहूं कि कोई नया बिजनेस करने की कोशिश की या मैंने जॉब करने की कोशिश की तो मैं उसमें फेल हो गया, तो मैं अपने आप को टैग कर लेता हूं कि यार मैं फेलियर हूं क्योंकि मैंने 2 दफा नौकरी की कोशिश की, उन्होंने निकाल दिया, या मैंने 1-2 दफा बिजनेस करने की कोशिश की, निकाल दिया, या वो बिजनेस चला नहीं तो आई एम अ फेलियर। तो क्वेश्चन ये है कि ये टैग किसने किया? आपने अपने आप को खुद किया इस टैग को। तो जिंदगी है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। अगर आपका एक मेथड से आपने नहीं किया, आप दूसरे मेथड से करें, दूसरे से नहीं किया तीसरे। इसी तरह हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, कोई कामयाब या नाकाम पेरेंट्स नहीं होते, उनके मेथड्स नाकाम हो। इसी तरह हम कामयाब कहते हैं बिजनेसमैन हैं, या वो इंसान बहैसियत कामयाब या नाकाम नहीं है, उसके मेथड्स हैं। तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा अपने दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ भी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उन लोगों को देखें जो उस फील्ड में ऑलरेडी कामयाब हैं, उनके पास सक्सेस रेसिपीज हैं। अगर हम उन रेसिपीज को फॉलो करेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर हम अपने आप को टैग नहीं करते, लेबल नहीं लगाते, अपने आप को फेलियर डिक्लेयर नहीं करते, तो हम कभी फेलियर नहीं हो सकते। जी बजिया। अग्रीड, सही। अच्छा, मैं क्योंकि एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं तो मेरे हिसाब से ना नेगेटिव वर्ड्स शुडंट एग्जिस्ट इन आवर वोकैबुलरी। अब जैसे आप कह रहे हैं नाकामी या फेलियर, मेरे हिसाब से नाकामी डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम योर वर्क कि ठीक है ये तरीका काम नहीं कर रहा, ट्राई अनदर वे, तो यू गो फॉर अनदर वे। सो मेरे हिसाब से एवरीथिंग टेक इट एज अ फीडबैक एंड देन ट्राई अनदर वे टू डू इट। तो वो एक्चुअली योर इंटरनल डायलॉग स्टेज पॉजिटिव अबाउट yourself and your goals के ठीक है, okay, I'm not a failure, I've just tried one way and there are 100 other ways as you said। तो अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे। आपकी ब्यूटीफुल बुक, और मुझे थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद मी, और मैंने उसको पढ़ा एंड आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड आई विल इंशाल्लाह रीड इट ऑल। ये बताएं कि क्या ख्याल आया आपको जो आपने सोचा कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए? वो जो आप अगर जिक्र कर रही हैं इस बुक का, ये 24 गोल्ड कॉइन है। सबसे पहले तो ये है इंशाल्लाह जो हमने प्रॉमिस किया है अपने सुनने वालों से भी कि ये इंशाल्लाह ऐसे गिफ्ट पीडीएफ वर्जन के तौर पे इन्हें मिल जाएगा। मैं ये समझता हूँ वजिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं ये हमारी लेगेसी है दुनिया में। जैसे हम कहते हैं ना, औलाद की हम तरबियत कर रहे हैं, औलाद अल्लाह करे सबकी औलाद अच्छी निकल आए,
तो वो एक पॉजिटिव लेगेसी है, आपकी दुनिया के लिए एक लेगेसी है। इसी तरह आपने जिंदगी में कुछ काम किया जिससे लोगों को पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, जिससे किसी की जिंदगी में बेहतरी आ गई, किसी की अंदर उम्मीद पैदा हो गई, ये भी तो आपकी एक लेगेसी है। मुझे ख्याल पैदा हुआ था, मुझे ये ख्याल इस तरह पैदा हुआ कि मैं काफी ट्रेवल मैंने किया, बहुत सारे मुल्कों में अल्लाह का शुक्र है मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, हजारों लोगों से मैंने सेशंस किए। तो जो मैं आपको शुरू में हाईलाइट किया था ना कि मैंने हमेशा अपना लर्नर माइंडसेट रखा, मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश की, मेरी एक हंगर होती थी, मैं आज भी है, मैं लोगों से जाता था, मैं उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करता था। तो मुझे एक दफा ख्याल आया, मुझे ख्याल ये आया कि यार बच्चे, मैं चाहता हूं मैं अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करूं, लेकिन बच्चे तो अभी ग्रोइंग एज में हैं, अभी उनका इंटेलेक्ट ऐसा है नहीं कि वो इन सब चीजों को समझ सकें, डाइजेस्ट कर सकें। तो क्या चीज ऐसी हो जिस तरह इनको समझाया जाए, इनको बताया जाए। तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार कि अगर मेरे वालिद ने कहीं कोई किताब लिखी होती या मेरे दादा ने लिखी होती तो होता क्या, मैं उसको एज ए लेगेसी अपने पास रखता, मैं उसको एज ए सीनियर के तौर पे रखता, पढ़ता या ना पढ़ता लेकिन एटलीस्ट रखता, कुछ मैसेज था। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि यार अगर मैं अपने इन एक्सपीरियंसेस को अगर मैं किसी किताब की शक्ल में लिख दूंगा और लिख रहा हूं अपने बच्चों के लिए, कि अगर उनके लिए एटलीस्ट उम्मीद है कि एक जनरेशन के बाद वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी चली जाएगी, कि लोग उसको पढ़ लेंगे या देख लेंगे। तो आप यकीन जानिए वजिया, ये रीजनिंग मेरे लिए इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि मैंने वो किताब को लिखना शुरू किया। अच्छा, अब 24 पॉइंट जो है ना उसका एक सिग्निफिकेंस है, इसके अंदर एक वर्ड है 24 कैरेट गोल्ड, जो है ना वो प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे दोस्त हैं दीपक, उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग एज ए 24, तो वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 24 गोल्ड कॉइन जो है ना 24 कैरेट रिफ्लेक्ट करता है प्योरिटी को। तो मैंने इस किताब को, मैं ये कहूंगा विद द कोर एंड सिंसेरिटी ऑफ माई हार्ट मैंने इसको लिखा, क्योंकि कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं देखें, आपकी असल वैल्यू वो नहीं होती जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये आपकी असल वैल्यू नहीं है। आपकी असल वैल्यू वो है जो आप अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं, दैट इज योर जेन्युइन। तो क्वेश्चन ये था, मैं अपने बच्चों के अंदर क्या चीज मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आर द मैसेज आई एम गोइंग टू पास इट ऑन, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है मेरे लिए, मैं जिस चीज को इस किताब की शक्ल में मुंतकिल कर रहा हूं, यही बुक मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी फैमिली पढ़ रही है, और मैं उनके सामने अकाउंटेबल हूं, वो मुझे देख भी रहे हैं। और अक्सर बड़ा इंटरेस्टिंग वजह ऐसा हुआ, कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई थी, तो वो जो मेरी बेटी है वो अक्सर याद करा देती हैं कि बाबा आपने तो ये चीज किताब में तो ऐसे कर रहे हैं। तो वो बड़ी जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी पैदा हो गई। तो पहली बात तो थी कि लिखा, और दूसरी बात क्या थी, जिस चीज को दिल से लिखा जाए अल्लाह ताला उसमें असर पैदा कर देता है। नंबर 3 है कि 24 गोल्ड कॉइन जो है वो 24 आवर्स को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मैंने दुनिया में ट्रेवल करके देखा, कोई इंसान कामयाब या नाकाम इस वजह से नहीं है कि किसी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं तो किसी के पास कम है। मैंने ये देखा कि जो लोग अपने इस 24 सोने के सिक्कों को, यानी 24 घंटों को दिन में हासिल है, जो उनको वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उसका ध्यान कर रहे हैं, वो कामयाब हैं, और जो उसको बारे में बेपरवाह हैं तो वो बिल्कुल नाकाम है। देखिए आप कुरान पाक में वो जो सूरह असर है ना, क्यों में वक्त की बात की गई है, कसम क्यों खाई गई है वक्त की, कि दरअसल ये जो हमारे पास सरमाया है यही हमारा एसेट है, इससे एसेट को इन्वेस्ट करके इसको एक्सपैंड कर लो या इसको अपनी लायबिलिटी बना लो। तो इस बुक का असल ये मकसद था, लेगेसी को छोड़ना। इस बुक का मकसद था एक सर्टन पॉजिटिविटी को जनरेट करना। इस बुक का मकसद था कि मेरी आने से इस दुनिया में क्या फर्क पड़ा, है ना? सिंपल बात है जी। बिल्कुल। तो अच्छा, ये है बेसिकली जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने आई एम बीन एबल टू एड्रेस सम ऑफ एस्पेक्ट जी। यस इंडीड। और यही वो पॉइंट था एक्चुअली जहाँ पे हम कनेक्ट कर गए थे उस दिन। और मैं आपको बता रही थी कि एक दिन मेरे बेटे से मेरी बात हो रही थी, ही इज माशाल्लाह 17 इयर्स ओल्ड। उससे बात हो रही थी तो उसने कोई मेरी पोस्ट देखी एंड ही वाज लाइक कितना अच्छा लिखा है आपने, दिस इज सो राइट एंड ऑल ना। तो मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं ये क्यों लिखती हूँ? मुझे लगता है कि जिस दिन मैं नहीं होंगी
तो तुम लोग इसको पढ़ के अगर तुम्हें कभी मेरी कोई एडवाइस की जरूरत होगी या ऐसे वक्त में अगर हमारी अम्मा होती तो वो क्या कहती, तो देयर विल बी समथिंग जो कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से मैच करेगी, तो यू और योर किड्स कैन एक्चुअली गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, जब मैं नहीं भी होंगी तब भी। एंड ही वाज लाइक, आप कितनी अच्छी लेगेसी छोड़ रही हैं हमारे लिए, हमने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने तो स्टार्ट इसी नीयत से किया था कि ओके, मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के काम आएगा। तो मुझे ये उस दिन रियलाइज हुआ कि हाँ, हम अक्सर सोचते हैं ऐसा, पर हमें ये चीज ट्रांसफर भी करनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि इसका कहीं ना कहीं तुम्हें भी बेनिफिट हो। और सीरियसली जिस दिन उसने कहा कि हाँ आप कितना अच्छा, यू आर लीविंग सच अ गुड लेगेसी फॉर मी, आई एक्चुअली फेल्ट कि हाँ, पर्पस अकम्प्लिश्ड, इट्स फुलफिल्ड एंड नाउ इट विल वर्क। तो सीरियसली, और ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई हमें ये सोचना चाहिए, जैसे आपने वक्त की बात की, कि वक्त जिन लोगों के पास एक्चुअली मुझे लगता है पर्पस नहीं होता है ना लाइफ में, उनके लिए वक्त बहुत ज्यादा होता है। वो वक्त को ऐसे देखते हैं, यार बहुत वक्त है। जिन लोगों के पास कोई पर्पस होता है, कोई मीनिंग होती है लाइफ की, उनके लिए वक्त, ये 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस 24 घंटे को भी मैक्सिमम यूज कर सकें, टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो मेरे लिए, मैं सीरियसली अगर बताऊं, मुझे 24 घंटे बहुत कम लगते हैं। मुझे लगता है उफ, कितना सारा कुछ करने को है और इतनी छोटी सी लाइफ है। तो I want to do a lot, but obviously I have these 24 hours and I have to use them wisely to reach where I want to reach. अच्छा, And having, जी बोलिए। मैं असल में चूंकि इसी बात के हवाले से अभी किताब की बात हो रही थी, मैं रैंडम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब ये बताइए कि आप की बुक वो कब तक मंजर आम तक आएगी? ये आपने मुझे उस दिन भी कहा था। मेरी बुक इंशाल्लाह जल्द ही आएगी, पर अभी मैंने उस बुक पे बिल्कुल काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी तो मेरी बुक भी आ जाएगी। तो मैंने असल में ये क्वेश्चन इंटेंशनली पूछा, मैंने आपको एक बड़ी बताई थी कि इस किताब का अभी एक पेज भी नहीं लिखा गया था, नॉट इवन अ सिंगल पेज। लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया पर इस किताब के नाम के साथ तशहीर कर दी थी। मैंने कहा था जी फलानी डेट को ये किताब जो है हो रही है, और लोगों ने मुबारकबादों के ढेर लगा दिए। वो अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये समझे मेरी किताब छप गई। तो खैर मैंने उनकी वो किया, और कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा जनाब ये कब तक आएगी, और कुछ लोगों को याद रह गया। तो मैं तो एक तो ये समझता हूं कि जब आपका ड्रीम बड़े हों और आपकी कमिटमेंट बड़ी हो, तो उसके अंदर उसको पब्लिसाइज कर देना चाहिए, और उसको इट एक्चुअली मेक्स यू हैपन थिंक। ये लेगेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात का थोड़ा जस्ट बीन ऑन द लाइटर साइड, समटाइम लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जनाब किताब का तो आपने वाकया बता दिया, ये बताइए कि आप ये सेशन क्यों करते हैं, कि जाके आप मोटिवेशन सेशन क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ यार उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। असल में उन्होंने क्या देखा, यहाँ मेरे यूए में स्पेशली जब ये सेशंस होते हैं तो मैं अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखता हूँ, तो मेरी वाइफ भी साथ होती है। तो इसी तरह एक सेशन हो रहा था, दुबई में सेशन था, काफी बड़ा क्राउड था। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको पता है ये मैं, मेरी फैमिली मेरे साथ क्यों होती है, वाइफ क्यों होती है? तो लोगों ने पूछा, नहीं जी बताइए आप क्यों होती है? मैंने कहा यार सच्ची बात यह है कि ये वाहिद जगह ऐसी है कि जहां पे इनके सामने खड़े होकर मैं 1.5 घंटे बात करता हूँ और जैसे चुप करके सुनती है। और मैंने कहा कि मुझे ये इतनी बात पसंद आती है कि मैं इनको साथ रखता हूँ और अपने सेशन में दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो आपकी बड़ी जबरदस्त मोटिवेशन है। तो मकसद क्या है वजिया, कि जिंदगी में हमारे पास बड़े मकसद होने चाहिए, और जब तक हमारे दिल में ये चाहत हो कि यार मेरे होने से, वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना, मेरे होने से मेरी फैमिली को फायदा हो, मेरे होने से मेरी जहाँ पे कंपनी है उसको फायदा हो, मेरे होने से मेरे कस्टमर को फायदा हो, मेरे होने से, मेरी बात करने से अगर हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त जुड़े हैं, अपना कुछ वक्त दे रहे हैं, इनको फायदा हो, हमारे मुल्क को फायदा हो। जब हम ये देने वाला जहन रखते हैं, मैंने इसको इतना पावरफुल पाया कि मैंने ये देखा कि ये ऑर्डिनरी इंसान को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। आप ये जहन में रखें। मैं एक वाकया अगर आप इजाजत दें तो मैं शेयर करूं, ये मुझे फिलॉसफी मिली। जैसे मैंने कहा कि असल चीज क्या होती है, वालिदैन से वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू लीव फॉर योर किड्स एज अ इनहेरिटेंस, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, rather it is more important what you leave within them as values, that's more important because they live with that. तो
मैं एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं बचपन में जिस वक़्त हमें जेब खर्च तो मिलता था, जिस तरह मामूली सा होता था, तो उसमें हम अपना करते थे गुज़ारा। एक मेरी वालिद साहब की आदत थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो क्या करते थे, जब भी वो चैरिटी देते थे वजीहा, तो वो हमेशा मेरे हाथों में पकड़ाते थे। मुझे कहते थे, "भई ये लो पकड़ो, उसको दे दो, उसको दे दो।" अच्छा, बच्चे जितने भी हों, एटलीस्ट वो जिस एज में भी हों, पैसे की अहमियत को समझते हैं, उन्हें पता होता है यार हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, और बड़ा वो दिल को धचका सा लगता था यार, वाले साहब इतना पैसा, इसको पकड़ा दो, इसको पकड़ा दो, इसको पकड़ा दो। वो तो बड़ा मुश्किल होता था। तो एक तो वो देने का वो टेम्पलेट पैदा कर रहे थे। दूसरा, एक दिन उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा, भी तुम्हें कितना जेब खर्च मिलता है? मैंने बताया जी, मैंने कहा ये पता नहीं है, 4-5 रुपए मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, भी फिर ऐसा है, आज से तुमने ऐसा करना है कि अपने जेब खर्च में से ना तुमने 10% जो है वो तुमने भी दिया करना है। तो मैंने वालिद साहब से पूछा, मैं कहा, अब्बा जान, अव्वल तो यह है ही बहुत थोड़ा सा, अब उसमें से भी अगर मैं ये 4-8 आने किसी को दे दूं तो इससे किसी का क्या भला होगा, क्या इसको क्या फायदा होने वाला किसी का। भैया उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, ये मैं तमाम वालिदैन के लिए, सबके लिए ये कहने वाला, ये देखें वो कहीं पे कोई चीज पैदा की जो आज चैनल से शेयर हो रही है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा, बेटा बात याद रखना, अल्लाह की जात ये चीज नहीं देख रही कौन कितना देता है, वो ये देख रहा है कौन कितने में से कितना देता है। तो अगर 5 रुपए हैं, तुमने उसमें से 50 पैसे दे दिए, तो वो किसी के 1 लाख में से 5,000 से ज्यादा कीमत के होंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि अगर आज तुम में ये 50 पैसे देने का हौसला होगा ना, तो कल को जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम उसमें से लाख में से 10,000 भी दे सकोगे। लाख होंगे तो 50,000 भी दे सकोगे, 1 करोड़ होगा तो 10 लाख भी दे सकोगे। लेकिन अगर टेम्पलेट तुम में नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी हर सेशन में, हर बुक में, हर जगह में ये मैं बात कहता हूं कि ग्रेटनेस देने में है। मैं ये समझता हूं कि वो जो इनग्रेन्ड हुआ देने का जज्बा, वो मेरे सेशंस की शक्ल में, मेरी बुक की शक्ल में, मेरे आर्टिकल्स की शक्ल में। अब आप जैसे आप मुझे कह रही थी कि जी अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो मैंने इंस्टेंटली आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि भाई मैं इस बात के हवाले से ये समझता हूं कि हमें जो कुछ हासिल है वो हमें पास ऑन करना है, वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। देखिए भैया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रही हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुछ सलाहियत दी, हम किसी को कुछ लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, यहां पे करोड़हा लोग मौजूद हैं, उसकी मखलूक में कोई कमी नहीं है, वो किसी को कहीं से चुन के उठा सकता है, और ये उसकी उसकी मेहरबानी है कि वो जो है वो किसी से कोई काम ले ले। उसने आपसे कोई काम ले लिया, उसने मुझसे कोई काम ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ। अभी देखिए, मैं बात कर रहा था अभी जो है जैसे मैंने कहा कि बचपन में जो है मेरी जात, मेरी शख्सियत कैसी होती थी। तो जो है मेरी रिश्ते की एक भाभी हैं, अभी उन्होंने यहाँ पे, शहबाज नाम है उनका, इन्होंने मेरा बचपन देखा हुआ, वो जानती हैं, और मुझे अंदाजा हुआ है कि वो इसमें कनेक्टेड है। उन्हें पता है कि मेरी जिंदगी का क्या क्या सिलसिला था, क्या फॉर्मेट था। तो मैं वही बात जो शुरू में आपसे कह रहा था कि sometime that reflection, that change over which has been happened in my life, that become my bigger reasoning to pass it on to the people. जी और मेरा ख्याल है हम एक दफा कभी कभी ऐसे होता है कि लोग ना स्टार्ट करते हुए डरते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं वो सही है, हम जो चीज कर रहे हैं इज इट मेकिंग सेंस, हम जो चीज कर रहे हैं उसका कोई सर पैर है कि नहीं, इन शॉर्ट इजी लैंग्वेज, कि हम जो चीज कर रहे हैं वो पहुंच भी रही है लोगों तक। मेरे ख्याल में जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और वो क्यों, उसका मतलब इट वोंट रीच एनीवेयर। इफ यू आर डूइंग विद अ गुड इंटेंशन, इट विल फुलफिल इट्स पर्पस। और चलते 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 आपको ऐसे लोग मिलते जाते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, एंड एक्चुअली यू नो दे आर योर ट्राइब। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम डूइंग, बट आई नो व्हाट माय पर्पस इज। तो आहिस्ता 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 मेरी इतने सारे लोगों से कनेक्शन, जान पहचान, और मुझे लगा कि जो चीज मैं कर रही हूँ, जैसे मेरी उस दिन आपसे भी बात हुई, तो मुझे लगा कि जो चीज मैं कर रही हूँ वो सही है। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग लाइक माइंडेड पीपल, एक्चुअली आपकी बिलीव्स, आपकी जो अपने काम के अंदर एक
स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है, एंड यू एक्चुअली गेट ऑन योर गोल्स वेरी इजीली। आपको लगता है कि मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है और वो आपकी स्ट्रेंथ बनता जाता है। अच्छा जी अगर बोलिए। थोड़ा सा ऐड कर दूं, असल में वो जैसे आपने कहा ना कि एक अंदर से आवाज आती है, कुछ चीजें होती हैं। मैं ये समझा हूं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक मुफ्ती बिठा दिया है, हर एक के अंदर, जिसे कहते हैं नफ्से बसीरा। यानी ये खसूसियत है कि जब भी आप सही राह पर होते हैं, सही रास्ते पर होते हैं, सही राह की तरफ चल रहे होते हैं, तो आपको अंदर से एक खुशी की लहर उठती है, आपके अंदर से एक इंडोर्समेंट आती है, आपको एक पता होता है। ये ऐसे ही है, आपने कोई अच्छा काम कर दिया, किसी की मदद कर दी, किसी को शेयर कर दिया, तो आपके अंदर से एक चीज आती है। दैट इज द थिंग। मैं ये कहता हूं कि किसी इंसान को शायद बाहर के मुफ्ती की जरूरत होती नहीं है, अंदर का मुफ्ती जो उसको बता रहा है, अलाइन कर रहा है, दैट इज व्हाट इज बीन ऑल अबाउट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, मैं एक और चीज समझा, और ये मेरे अंदर जैसे कहें कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ। दरअसल हमारा इख्तियार उस सफर तक है, मंजिल हमारे इख्तियार में नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अपना एक टारगेट और गोल बना लेता हूं, अब मेरे दिल में हमेशा ये लगन रहती है, यार इस गोल को मैं किसी तौर पे हासिल कर लूं, 6 महीने में कर लूं, साल में कर लूं, 2 साल में। मुझे यह बहुत अरसे के बाद ये बात समझ आई कि मंजिल से ज्यादा उस रास्ते की अहमियत है, उस प्रोसेस की अहमियत है, उस दिन की अहमियत है, उस टास्क की अहमियत है, क्योंकि ये चीज हमारे कंट्रोल में है। एज फार एज आई एम क्लियर इन माई थॉट्स, आई एम क्लियर इन माई फोकस, एंड आई एम कीप ऑन डूइंग व्हाटसोएवर द बेस्ट आई कैन डू ड्यूरिंग दिस मोमेंट, मैं इसी लम्हे से कामयाब हूं। मुझे अपनी कामयाबी के लिए 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं इस लम्हे में अगर वो काम कर रहा हूं जो अलाइंड है मेरी वैल्यूज के साथ, तो आई एम सक्सेसफुल। ट्रू। और आपके एक्शंस और आपके गोल्स अलाइन होते हैं तो वो जो जर्नी के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलती है, मेरा ख्याल है वो उस गोल को रीच करने से ज्यादा मीनिंगफुल होती है। तो जस्ट स्टे अलाइन विद योर गोल्स एंड डू योर एक्शंस। और जो जर्नी के अंदर एक्चुअली आपको साथ चलने वाले लोग मिलते हैं, उनके साथ रह के आप जो कुछ सीखते हैं, इट्स अनदर लेवल। जॉन सी मैक्सवेल है, बहुत बड़ा गुरु है इसका, लीडरशिप का। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि डोंट आस्क दिस क्वेश्चन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, रादर आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ फार यू कैन गो, हाउ फार यू कैन गो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम पेरेंट हैं और एक अच्छा पेरेंट बनने के प्रोसेस में हैं, तो ये गोल ना बनाएंगे, यार मैंने 2 साल में बड़ा बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट बन जाना है, वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर बन जाना है, वर्ल्ड बेस्ट। आप क्वेश्चन ये करें, इस डोमेन में, बीइंग एज अ ट्रेनर, बीइंग एज अ प्रोफेशनल, बीइंग एज अ स्पीकर, बीइंग एज अ राइटर, हाउ फार आई कैन गो। मैं अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूं। ये जर्नी है ना, ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एवरी डे is a learning opportunity, every day is a growth opportunity for you। वो कहते हैं ना कि जब इंसान ऊपर वाले लेवल पर जाता नहीं है, ग्रो करता है, we don't go to the higher level, we grow to the higher level। और ग्रोथ एक्चुअली यही है कि यू कीप ऑन लर्निंग। जैसे आपने कहा कि डोंट कम आउट ऑफ योर लर्निंग जोन, कीप ऑन लर्निंग। कभी जिस दिन आप अपने आप को समझने लग जाते हैं कि मैंने सब सीख लिया, मुझे सब आता है, वहां आपकी ग्रोथ एक्चुअली स्टॉप हो जाती है। तो कीप ऑन लर्निंग एंड स्टे इन द जर्नी, कि भाई हाँ ठीक है, आई कैन ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। वेरी राइट। देखिए ना, अभी आपने ग्रोथ की जो बात कर रही हैं, मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूं कि क्या रीजन है कि लोग एक अच्छा मोबाइल होने के बावजूद हमेशा उसका नया वर्जन तलाश करते हैं? क्या वजह है कि वो मोबाइल जो है उसके कुछ अरसे के बाद उसके अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको अपडेट उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसको अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कुछ अरसे के बाद उनका मोबाइल इनकम्पैटिबल हो जाएगा कुछ सर्टेन प्रोग्राम। मेरा चैलेंज ये है कि आपने मोबाइल तो वो ले लिया जिसको आप कहते हैं ये वर्जन 2020 नहीं होना चाहिए, वर्जन 2021 होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन अपने आप से भी है, अपने सुनने वालों से भी है, आपसे भी है, कि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं सवाल करूं कि यार मेरा कौन सा वर्जन चल रहा है। तो बदकिस्मती ये है, वजह है कि बहुत सारे लोग आज भी, किसी का वर्जन 1980 वाला चल रहा है, किसी का 1995 वाला चल रहा है, किसी का 2005 वाला चल रहा है। तो वी मस्ट हैव टू अपग्रेड आवरसेल्फ। हमें अपनी थिंकिंग को, अपनी शख्सियत को, अपने रिलेशनशिप को,
अपनी अप्रोच को हमें मुस्तकिल अपग्रेड करते रहना चाहिए। वी मस्ट अपग्रेड। और जैसे मैंने कहा, जब तक लर्नर माइंडसेट होगा, जब तक आप अपने आप को स्टूडेंट समझते रहेंगे, जब तक आप ये समझते रहेंगे कि यार गलती कुछ नहीं होता, गलती सीखने के लिए होती है, हाँ उसको उस जैसी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, नई गलती दोहराएं। तो ठीक बात है कि भाई आप गलतियों के लिए बेफिक्र हो जाएं। As far as you are learning, you are सेम मिस्टेक रिपीट करना बेवकूफी होती है, दोबारा एक नई गलती करना इज नॉट बेवकूफी एट ऑल, जो मेरे हिसाब से। और मेरे ख्याल में अल्लाह मियां ने दुनिया इतनी बड़ी बनाई है कि हम इफ वी कीप ऑन लर्निंग एज वेल, तो सब कुछ नहीं सीख सकते हम दुनिया के बारे में। तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग, ट्राई न्यू थिंग्स, और जितना आप अपना जहन लर्निंग की तरफ रखते हैं वो उतना ही खुलता जाता है एक्चुअली, एंड यू हैव मतलब अनइमेजिनेबल रूम इन योर ब्रेन टू लर्न न्यू थिंग्स। लर्निंग जहां स्टॉप हो गई वहां एक्चुअली देयर इज नो पर्पस लेफ्ट। जी, मैंने एक छोटी सी दुआ है, सब लोग जानते हैं उसको, मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज भी मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलता है बस दुआ को पढ़ता रहता हूं, और वो है रब्बे ज़िदनी इल्मा। बहुत मुख्तसर सी दुआ है, और आप हर वक्त ये दुआ करते रहें कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये मैंने इस चीज को देखा है कि एक सर्टन ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में ऐड ऑन होनी शुरू हो जाती। आपने मैं बहुत अरसे से ये जो अखबार के कॉलम में लिखता रहा, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते रहे कि यार ये कैसे तुम्हें नए थॉट्स कैसे आ जाते हैं, या किस तरह तुम लिख लेते हो। तो मैंने ये कहा कि आम सी चीजों में हैरत अंगेज सबक छुपे हुए हैं। अगर आप ये दुआ करते रहें कि मुझे सीखने वाला ज़हन, मुझे वो मुशाहिदे हो जाए, मुझे वो चीजें इनमें से लेसन्स मिल जाएं, मुझे कुछ समझ आ जाए, आपको मैं कहता हूं घर की एक लगी हुई ईंट भी आपको कुछ सबक बता देगी। आपको ये जो कलम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी कोई सबक मिल जाएगा। बिल्कुल, चीज में एक सबक है। अगर आप समझें कि मुझे सीखना है, और अल्लाह से दुआ करते रहें कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, वो बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल सही बात। और एक्चुअली बीइंग अ टीचर, जब हम लोग की टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना, तो हमें ऑब्जर्वेशन सिखाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्रेस मच बिकॉज दे आर लर्निंग लैंग्वेज, दे डोंट हैव दैट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन विद देम। तो हमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक्चुअली लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू ट्राई एंड बी एन ऑब्जर्वर, you try and be a listener, you try and be that person who observe everything, you know, with intention and deeply, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। And I am blessed कि I actually went through a teacher's training कि जहाँ पे मैंने observing सीखी। तो there are times in life जहाँ पे आप चुप करके खामोश बैठ सकते हैं कहीं पे and observe things, और वो observation आपको ऐसी चीजों के बारे में एक्चुअली अवेयर करती है जो नॉर्मल लोग अवेयर नहीं होते उनसे, या उनके पास टाइम ही नहीं होता। We are so busy in doing our daily chores कि we don't sit and observe what's there in the universe. बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आया हमारे पास, what is better, learning so many things or mastering few? दीपक ने पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए या मास्टरिंग फ्यू करना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो प्रोफेशनल डोमेन के अंदर हमारी एक टी मॉडल कहते थे। जब हम ग्लोबल रोल में था तो हम अपने मैनेजर्स को सिखाते थे टी मॉडल। टी मॉडल क्या है कि एक सर्टेन डोमेन के अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, और वो जो टी के आम बनते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो उससे कुछ चीजें अलाइड है वो आपके एरिया ऑफ नॉलेज में होनी चाहिए। ये मैं प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि सीखने के हवाले से इंसान अपने जहन को बिल्कुल खुला रखे, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम का रिसोर्स कम है, हमें कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए जो हमारे पैशन, हमारे दिल के करीब होते हैं। जो हमारी जॉब है या कोई ऐसा एरिया है, उसके अंदर हमें वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम इनटू दैट, बिकॉज असल वैल्यू आपको किसी भी सब्जेक्ट की मास्टरी में मिलती है, असल एक्नॉलेजमेंट मास्टरी में मिलती है। हाँ, उसके साथ साथ अलाइड चीजें जो हैं वो आप जिंदगी में देखते रहें, हर लम्हा आप सीख रहे हैं, हर लम्हा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज जो आपकी नजर कैच करती है तो आपको अपना टाइम भी उस पर स्पेंड करना है। यू मस्ट प्रायोरिटाइज what are the vital few things in your life which you have to get a mastery into it. So answer to your question, identify yourself. मैं वजह इसमें रिलेट करूंगा। मैं जब अपने कैरियर के शुरू में था तो मुझे अपने कैरियर के शुरू में, मैं इंजीनियरिंग जॉब कर रहा था, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय प्योर कॉल।
बल्कि ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला एरिया है, मुझे इत्तफाकन क्या हुआ कि जिसको मैंने बताया कि जब मेरा थोड़ा बैरियर ब्रेक हुआ तो फ्रेश ट्रेनिंग इंजीनियर्स आते थे, तो मुझे कहा गया कि जाके इनको लेक्चर दो। एंड उस जमाने में मेरा शौक पनप रहा था, तो मैंने जाके जब वो लेक्चर वेक्चर एक दो देने शुरू किए तो मुझे तो लगा यार तो बड़ा मजे का काम है। तो होना क्या शुरू हुआ, दैट वाज द डे एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर आई डिसाइडेड अबाउट माई सेल्फ। यार मैंने अब कुछ नहीं करना, आई हैव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन टू दैट। तो दीपक, मैं आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मैंने एक डोमेन को जो ट्रेनिंग की थी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की थी, मैंने अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारा ध्यान उसके ऊपर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कैरियर जहां पे चेंज किए उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी ये होती थी कि वेदर आई एम बीन गोइंग फॉर एनी जॉब विच इज रिलेटेड विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट और नॉट। तो मैंने एडमिन जॉब्स या ऐसी जॉब से मैंने हट के अपने आप को किया। I feel myself beneficiary of it. At least in certain dimension, I have some better experience and exposure. I hope I've answered your question. और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि not you cannot be jack of all trades. तो आपको कुछ ना कुछ चीजों के अंदर ऑब्वियसली जो आपके गोल्स हैं, जो आपके पर्पस हैं, जो आपका प्रोफेशन है, यू हैव टू स्टडी मोर, यू हैव टू एक्सप्लोर मोर इन दोज एरियाज जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आप चीज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं एज अ पर्पस इन योर लाइफ। उसके ऑब्वियसली यू हैव टू मास्टर सम स्किल्स टू टॉक अबाउट दैट थिंग और डू दैट थिंग। बट ऑब्वियसली लर्निंग, हम जब बात कर रहे थे लर्निंग की, तो लर्निंग इज a vast thing. You can learn about things, but it's not important कि वो सब कुछ आपका पर्पस इन लाइफ बन जाए, अब वो सब कुछ आप करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर आप जब बहुत सारी कश्तियों के सवार हो जाते हैं तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो मेरे ख्याल में ये चीज इंपॉर्टेंट है टू रियलाइज कि व्हाट इज योर पोटेंशियल एंड हाउ यू कैन फुलफिल इट। अच्छा सर, मैंने आपकी बुक पढ़ रही थी तो मुझे एक बड़ा ही मजे का उसके अंदर एक पॉइंट लगा आपका, जो आपका 4th कॉइन है, एंड इट सेज टेक अ यू टर्न। तो बहुत सारे लोग यू टर्न लेते हुए घबराते हैं, या फिर एक्चुअली एकदम से मिडिल एज में आके अपना करियर चेंज करते हुए घबराते हैं। व्हाट इज दिस यू टर्न? ये इमरान खान वाला यू टर्न है या कुछ और है ये? असल में वो ये जैसे चैप्टर तो खैर पहले लिखा गया था, ये नारा बाद में ज्यादा मकबूल हो गया, तो मुझे यही लगता था, मैंने कहा यार ये जो मैंने टेक अ यू टर्न वाला लिखी है बात, पता हो जाएगा ये इंटरप्रेट किया जाए। देखिए मैं एक मिसाल दी अपने उसमें, मैंने कहा कि एक दफा ऐसा ही हुआ मेरे साथ, चूंकि मैंने बहुत सारे लेसन हासिल किए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं यहां से अबू धाबी से दुबई जा रहा था, तो वो जिस जगह पे आपको पता है वो दुबई में आप एंटर हो जाए तो बहुत सारे एग्जिट आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिस जगह पे मैंने एग्जिट लिया तो वो काफी आगे जाके मुझे पता लगा कि यार दिस इज नॉट द राइट रोड आई एम बीन इन। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये तो रोड नहीं है। तो मुझे व्हाट आई डिड, मैंने इमीडिएटली यू टर्न लेकर मैंने वापस आ गया। अब मैं जिस वो यू टर्न लेकर वापस आ रहा था तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार ये तो अभी मैं 7-8 किलोमीटर गया था, अगर लेट्स से मैं 50 किलोमीटर आगे चला जाता और मुझे ख्याल होता कि मैं रॉन्ग रोड पे हूं तो मैं क्या करता, मैं फिर भी यू टर्न लेता। फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा अगर मैं हाइपोथेटिकली 500 किलोमीटर आगे चला जाता और मुझे ख्याल होता कि दिस रोड इज नॉट लीडिंग टू वेयर आई एम बीन गोइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल स्टिल टेक अ यू टर्न। उस सिनेरियो को मैंने इंटरप्रेट, इस मेटाफोर को इस तरह यूज किया, मैंने कहा कि फिर डायलेमा कितना बड़ा है कि जब हम अपने प्रोफेशनल कैरियर में कोई गलत टर्न ले लेते हैं और हमें एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार दिस इज नॉट द राइट प्रोफेशन आई एम बीन इन, और हम फिर भी सोचते हैं नहीं यार अब तो 4 साल से ये कर रहे हैं तो चलो यार अब चलते रहो। या हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे गलत टर्न ले लेते हैं, हमें नजर आना शुरू हो जाता है कि इट्स नॉट अ नरिशिंग रिलेशनशिप, इट इज ड्रेनिंग मी आउट, और हम फिर भी कहते हैं चलो यार अब तो ये हो गया। तो मेरा कहना ये था कि जिंदगी का हर इंसान के पास चांस एक है, इट्स नॉट अ ड्रेस रिहर्सल। यस, पीरियड में मैं आया, एक सर्टेन पीरियड में मुझे जाना है, तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। क्वेश्चन ये है कि जब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, हाउ शुड आई लिव माई लाइफ? वेरी सिंपल, वेरी गुड। तो मुझे कैसे लेना चाहिए? तो इसका मतलब यह है, अगर कहीं पे मुझे एहसास पैदा हो जाए कि मैं अपनी जिंदगी के गलत टर्न ले चुका हूं, आई शुड नॉट जस्ट सिंपली कैरी इट ऑन, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। मुझे अपने कैरियर में नजर आ जाए, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। मुझे कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं बेहतरी कर सकता हूं, आई मस्ट चेंज समथिंग ओवर देयर। तो यू टर्न डजंट मीन एक्चुअली कि मुझे कोई ड्रास्टिकली वो करना है। हो सकता है यू टर्न से मुराद बाजू का ये भी हो कि मेरे किसी बिहेवियर की वजह से मेरा रिलेशन डिस्टॉर्ट है, तो मुझे यू टर्न अपने में लेना चाहिए। बिहेवियर पे लेना है। ये बहुत अच्छा किया आपने एक्सप्लेन करके
क्योंकि कुछ लोग ये सोचने लगेंगे चलो भाई रिलेशनशिप से बाहर निकलो और दूसरा यू टर्न ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, एक बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं कि सबसे बड़ी इंसान की मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है। और देखें, बड़ी खूबसूरत बात है कुरान पाक में, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया अगर आप देखें, वो उसकी नरेशन, कभी उसका तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो उनकी दुआ का जो पहलू है, रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना, उन्होंने एक्नॉलेज किया अपनी गलती को, मैंने गलती, मुझसे गलती हो गई। शैतान का रवैया क्या था? शैतान ने अपने उस अमल को अपनी जिम्मेदारी नहीं लिया। उसमें आता है कि उसने अल्लाह से कहा कि ये तूने जो मुझे गुमराह किया, यानी अल्लाह के ऊपर डाल दिया कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं तो गुमराह नहीं था। तो ये एटीट्यूड हमें जिंदगी में जाहिर होता है कि जब तक हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेते, हम कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर मैं ये कहूं कि यार माशरे को जो है वो बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और मेरे स्वास्थ्य सब को बदलना चाहिए, मैं ठीक हूं, ये सबसे बड़ी खराबी। तो वो जो तो इस पे आपकी क्या रिफ्लेक्शन है वजिया? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैंने ये सीखा है लाइफ के अंदर कि हम जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं ना अपनी गलतियों के लिए, वी डोंट फाइंड अ सोल्यूशन। हम दूसरों को ब्लेम करते रहें और एक्चुअली वी आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स आवर ओन सेल्फ, तो कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई भी नहीं होते। यू डोंट फील इंटरनल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बैक ऑफ द माइंड, हमारे अनकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है कि देयर इज समथिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग. Now, when you are not ready to fix yourself and you're trying to fix others, it won't work. क्योंकि हम try करते हैं to control others, whereas we don't have any control on anyone else except our own self. जिस दिन हम ये सोच लेना कि भाई हमारा किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है और हमारा अपने आप पे कंट्रोल है, उस दिन हाफ तो जर्नी वहीं फुलफिल हो जाती है आपकी. You cannot control anyone around you. You can only control yourself. So try and control your behaviors. और let's say कोई आपका फायदा भी उठा रहा है, कोई कुछ गलत भी कर रहा है आपके साथ, try and implement strategies जो कि आपके अपने लिए बेटर होंगी. जरूरी थोड़ी है कि अगर आपके साथ कोई गुस्से से पेश आ रहा है तो आपको उससे engage करना है. No, you don't have to. You can choose not to engage. या फिर कोई आपके वर्क प्लेस पे आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यू डोंट हैव टू एंगेज. फाइंड सॉल्यूशंस, फाइंड वेज जो एथिकल लॉजिकल वेज में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी के ऊपर. एंड देयर आर वेज इफ यू आर आइडेंटिफाइंग कि क्या हो रहा है. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, मेरा कौन सा ऐसा बिहेवियर है इस सिचुएशन में जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा. फाइंड बिहेवियर्स दैट विल वर्क बेटर फॉर यू. और मेरे ख्याल में दिस इज चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, इसीलिए कहा जाता है. एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. यू हैव टू चेंज एंड यू हैव टू ग्रो विद टाइम. आप एक शादी, लेट्स से एक शादी है जो 15 साल पहले जैसी थी, वो 15 साल बाद वैसी नहीं होगी, क्योंकि आप भी ग्रो कर गए हैं, आपका स्पाउस भी ग्रो कर गया. लेट गिव अदर पीपल द स्पेस टू ग्रो एंड देन ग्रो विद देम. इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रो विद देम, कम्युनिकेट कि ठीक है क्या है. देयर is communication always, but if you're not communicating, you're avoiding the communication, then there won't be a mutual ground. So finding a mutual ground in a relationship is also very important. क्या ख्याल है आपका? जी, बहुत आपने खूबसूरत बात की. मेरे ज़हन में आपने अभी जो अल्फाज बोले रिलेशनशिप के हवाले से, तो मुझे ना कोई काफी पुरानी बात याद आ गई और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये शेयर करना चाहिए. वाकया था 1993 में मुझे वालिद साहब हज पे ले गए. मेरी अभी जॉब उस वक्त स्टार्ट हुई थी नई नई, और मुझे कहते यार चलो हज पे चलते हैं. चले गए ना. तो वहां पे वजह ये हुआ कि जो कमरा मुझे अलॉट हुआ तो उसमें एक बड़ा सीनियर जोड़ा था और उनकी शादी को कोई 30-35 साल हो चुके थे. तो वो 3 का कमरा था, तो मैं भी उसमें, जैसे आपको पता है वो शेयरिंग पे होता है मामला. अब एक बात बड़ी हैरानकुन होती थी कि मैं जब भी ये देखता था कि उनका आपस में हर वक्त झगड़ा चलता रहता था. वो 30-35 साल का उनका एक रिलेशन, और जनाब झगड़ा हर वक्त हो रहा है. और मैं बेचारा गरीब उसी में फंस जाता था, क्योंकि वो कमरे के अंदर निकलने का कोई रास्ता होता नहीं था. इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं. एक दिन क्या हुआ कि वो लड़ते लड़ते वो जो खातून थी, उन्होंने एकदम मेरी तरफ इशारा किया ऐसे और मुझे कहा कि कामरान मैं तेन एक गल दसनी है, पंजाबी में कहा. वो मैं डर गया. मैं कहा यार पता नहीं मेरे से कोई मसला हो गया, क्या हो गया. कहते मैं तेन एक गल दसनी है, याद रखी मेरी गल.
अच्छा, मेरी शादी हुई थी 97 में जाके, तो 93 की बात है अभी, तो मैं उसमें, मैं तेन एक गल दसनी आ, जे तू चाहना है कि तेरी बीवी तेरी हमेशा इज्जत करे तो ਉਹਦੀ लोगों के सामने कदी बेइज्जती ना करी। अच्छा, वो ऐसा सीख ना, होगी। वो ऐसा जुमला था, वो ऐसा इनग्रेन्ड हो गया मेरे दिल में। अब हो क्या रहा था, मैं उनको हर वक्त झगड़ते हुए देखता था, तो मुझे एक बात समझ आई कि यार इन खातून ने एक विजडम जो है ना रिलेशनशिप की, ये मुझे बता दी है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रखी जाए हर रिलेशन में, चाहे वो वालदैन का बच्चों के साथ है, चाहे वो मियाँ बीवी का आपस में है, चाहे वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ है, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, अगर आप म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं और उसको सामने लोगों के डिस्टॉर्ट नहीं करते, आपका बिल्कुल। सॉलिड हो जाता है। दैट वाज द विजडम आई गॉट विजया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, इसके साथ दो चीजें और मैंने ऐड की, अपने एक्सपीरियंस में मैंने हासिल की। मैंने कहा कि जिंदगी का कोई रिलेशन इंसान उसमें कामयाब होना चाहता है। मैं अमूमन, ऐसा हुआ, वो हमारे एक मेरे कजन के बेटे की शादी थी, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया। अच्छा, नॉर्मली तो होता है शादी में, तो वो बैंड गाने वाने बज रहे होते हैं, उन्होंने कहा ये कामरान तुम बताओ यार, तुम आओ कुछ बात 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 करो, और शादी का माहौल है यार, अब मैं क्या और इन्हें आप वहाँ अच्छा सेशन दे रहे थे। हो गया वहां पे। अब वो सब लोग शराबा पड़ा, मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा, और चूंकि हमारे बच्चे की शादी भी है, तो मैं चाहता हूं कि जो हर नया शादीशुदा जोड़ा है, अगर हमारे वालिदैन को बताना चाहिए, उनको ये 3 बातें बता के उनको चाहिए कि अपनी जिंदगी का सफर आगाज करें। तो लोग जरा मुतवज्जो हो गए, भाई क्या बात है। मैंने कहा जी, पहली बात मैंने जिंदगी में सीखी, रिलेशनशिप में म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट रखें अपने पार्टनर के साथ। कभी भी उसकी इंसल्ट ना करें लोगों के सामने। नंबर 2, ट्रस्ट को रखें, ट्रस्ट हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि हमारा ईमान भी ट्रस्ट के ऊपर है। हमने कौन सा खुदा की जात को देखा, हमने कौन सा जन्नत को देखा? तो जब हम इतना बड़ा ट्रस्ट और बिलीव रखते हैं, तो रिलेशनशिप में क्यों नहीं ट्रस्ट रखते? तो मैंने कहा ट्रस्ट को मेंटेन रखें। और तीसरी बात मैंने कहा मैंने ये सीखा है कि अगर कोई बंदा इसको एक्सरसाइज कर ले अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए ऐसे जैसे उसने पीएचडी कर लिया रिलेशनशिप। और वो तीसरी चीज ये है कि हम अपने जैसे इंसानों के साथ रिलेट कर रहे हैं। और हर इंसान गलती करता, मैं करता हूं, दूसरे करते हैं। अगर मेरे पास एक बड़ा मार्जिन ऑफ फॉरगिवनेस होगा, तो 3 चीजें आ गई, म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस। मैंने कहा इट्स लाइक अ पीएचडी इन रिलेशनशिप। आप बिल्कुल बिल्कुल कोई चीज एक निकाल दें, कोई एक चीज निकाल। सीरियसली मैंने एक्चुअली इस बात में एक्चुअली जब हम अपने लिए लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें फॉरगिव कर दें, तो हम दूसरों को फॉरगिव करने में इतने रिजिड क्यों हो जाते हैं? व्हाट इज द नीड? यू नो, जब आप जो चीज अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको दूसरों को भी उतनी ही आसानी से ग्रांट करनी चाहिए। अल्लाह मियाँ फॉरगिवनेस, अल्लाह मियाँ के यहाँ जितनी एम्पल है, वो हम ह्यूमन बींग्स पता नहीं क्यों उसमें खुदा बन जाते हैं एंड वी फील कि नहीं, हम तो फॉरगिव नहीं कर सकते। इफ यू स्टार्ट फॉरगिविंग एंड लेटिंग गो थिंग्स, लाइफ विल बिकम इजी। और आपकी इस एक बात से मैंने एक्चुअली ये सीखा, जब आपने कहा कि आपको किसी ने एक एडवाइस राह चलते दी या आपके किसी रिलेटिव ने दी, मैंने एक बहुत अच्छा फ्रेज पढ़ा था एक दफा कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। ठीक है, अब ये एडवाइस आपको शादी से 3 साल पहले दी गई, लेकिन आपने वो एडवाइस ली एंड यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इट। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे सामने अननोइंगली हो रहे होते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ टीच कर रहे होते हैं। तो व्हेन यू स्टे इन दैट लर्निंग जोन, जिस तरह हम लर्निंग की बात कर रहे थे, तो आपका टीचर आपको आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में ही मिल जाता है, आपको कहीं जाके पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, जैसे आपने उसके साथ 2 बातें और जोड़ के उसको इम्प्रोवाइज किया एंड इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें, ऑब्जर्व एंड लर्न। और आपके टीचर्स, यू विल फाइंड देम अराउंड यू, यू डोंट हैव टू गो टू अ यूनिवर्सिटी टू लर्न लाइफ। एब्सोल्युटली। और मैं ये चाहूंगा कि एक और, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक और मेरे सुनने वालों को, आपके सुनने वालों को पहुंचना चाहिए, जो अभी आपने एक फॉरगिवनेस की बात की। अब मैं एक और चीज आपसे शेयर करने लगा हूं, जो मेरा एक अपना बिलीव है। देखें, अल्लाह ताला की जात ने उसकी 99 सिफात हैं कुरान में, 99 उसने अपनी सिफात बताई ना, सिफाती नाम 99 है। क्वेश्चन ये है कि उसने 99 सिफात क्यों बताई? अब एक जहन में एक चीज आती है कि हम लोग उसके डिप्टी हैं,
हम उसके नायब हैं दुनिया में। हम्म, जो नंबर 1 होता है वो हमेशा नंबर 2 में अपनी सिफात की रिफ्लेक्शन देखना चाहता है, परतौ देखना चाहता है। भजिया मेरा एक बिलीव बना है, और वो बिलीव बड़ा स्ट्रांग है। मेरा बिलीव ये बना है कि इंसान दुनिया में जिस सिफ्त के ताबे अपनी जिंदगी गुजार कर जाता है, क़यामत के दिन वो अपने मालिक से उसका मालिक उतनी बड़ी सिफ्त के साथ उससे मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं लोगों के लिए फॉरगिवनेस रखता हूं, अगर मैं उनको माफ करता हूं, अगर मैं उनके ऊपर जबर नहीं करता, तो ला महाला जब मेरी मुलाकात होने वाली है तो एक बहुत बड़े फॉरगिव करने वाले रब से होने वाली है। अगर मैं लोगों के लिए रजाक हूं, उनके लिए फैसिलिटेट करता हूं, तो वो एक बहुत बड़ा रजाक है जो मुझे मिलने वाला है। अगर मैं लोगों के गुनाहों पे पर्दा डालने वाला हूं, तो बहुत बड़ा वो रब है, वो मिलने वाला है। लेकिन खुदा ना खासा एक डरने वाली बात है, एक डरने वाली बात है। अगर मैं अपने रवैये से लोगों के लिए जब्बार हूं, कहार हूं, जुल्म करने वाला हूं, अपनी जुबान से, अपने अमल से, तो मुझे इस बात से डरना भी चाहिए कि फिर जिससे मेरी मुलाकात होगी वो इससे बड़ा जब्बार और बिल्कुल सही बात है। ये फिलॉसफी है। हम अपने आप को लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। मेरी जिंदगी इस वक्त किस सिफ्त के ताबे गुजर रही है, ये मेरा लिटमस टेस्ट है। क्या मेरे अंदर वो मार्जिन है फॉरगिवनेस का? क्या मेरे लिए वो फॉरगिवनेस का मार्जिन है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने रिलेशंस के लिए? सबसे बड़ी बात है, क्या वो मार्जिन मेरा अपने लिए है या नहीं? तो मैं ये चाहूंगा कि ये गोल्ड भी मिल जाए जो हमारे सुनने वाले आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। जी बढ़िया जी। अच्छा, अब एक और आपका गोल्ड कॉइन है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये चैंपियंस एटीट्यूड। चैंपियंस एटीट्यूड के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो लेट्स एक्सप्लेन इट, और फिर मैं जो मुझे इसके अंदर पॉइंट याद आए थे आई विल डिस्कस दोस विद यू। एक मेरा जो मुझे एक बड़ा पसंद है, एक स्पीकर होता था बहुत पहले यूएस का, जिग जिगलर को मैं बहुत पसंद करता हूँ। शुरू में जब मेरा इंटरेक्शन, जब मैं बुक्स पढ़ता था, उसकी सादगी, उसके फ्लो मुझे बड़ा पसंद आता था। उसने एक स्टेटमेंट बड़ी कही, और वो स्टेटमेंट बहुत शुरू से मेरे जहन में स्टक हो गई। उसने कहा कि योर एटीट्यूड इन लाइफ दैट डिफाइन योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। तुम्हारी जिंदगी में रवैया है वही तुम्हारी बुलंदी को तय करता है। बीइंग एज ए प्रोफेशनल तुम्हारा एटीट्यूड क्या है वो तुम्हारी एल्टीट्यूड को बताएगा। बीइंग ए प्रोफेशनल तुम कैसे हो। बीइंग एज ए पर्सन जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो तुम्हारी एल्टीट्यूड को बताएगा तुम कैसे हो। चैंपियंस एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वजिया, वो बहुत सारी चीजें तो अभी हमने शेयर कर ली। उसके अंदर क्या होती है चैंपियंस एटीट्यूड में, कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो कौन सी फिलॉसफी है जिसके तहत मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। दैट फिलॉसफी मैटर्स द मोस्ट। इस जिंदगी में मेरे लिए गिविंग का मार्जिन है या टेकिंग का मार्जिन है? अगर मैं गिविंग का मार्जिन है तो मेरा एक चैंपियन एटीट्यूड है। अगर मैं ये समझता हूं फेलियर डजंट हैपन, दिस इज जस्ट अ फीडबैक, मैं एक चैंपियन एटीट्यूड रखता हूं, बिकॉज फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। मैं फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखता हूं, इज अ चैंपियन एटीट्यूड। मैं अपनी जुबान से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के साथ लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूं, दिस इज अ चैंपियंस एटीट्यूड। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड। अपनी जिंदगी को अपनी बेहतरीन वर्जन बना देना, ताकि जाते हुए हमें जिंदगी में किसी किस्म का रिपेंट ना हो। दैट इज अ चैंपियंस एटीट्यूड। दैट इज समथिंग, आई एम नॉट अ फेलियर unless and until I do not declare myself as a failure. This is a champion's attitude. तो मैं ये कहूंगा ये एटीट्यूड सिखाना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज देखें, वो जो मैं अभी बात कर रहा था ना, वाले साहब ने जब मुझे कहा कि अपने 5 रुपए में से 2, क्या सिखा रहे थे मुझे? चैंपियंस एटीट्यूड। क्या था वो? गिविंग मोड में रहो। क्या मतलब? जब तुम गिविंग मोड में रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारा जहन हमेशा ये कहेगा तुम्हारे पास बहुतात है, क्योंकि इंसान देता है जब उसको पता हो कि मेरी जेब में कुछ है। अच्छा, अब मैं सवाल करता हूं कि अच्छा यार, मैंने अब सोचा कि मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन में आ जाऊं, तो मेरे दिल में तो बहुत कुछ है, मैं बांटूं, लेकिन मैं कितना बांट सकता हूं? जैसे पैसा मैं उतना दे सकता हूं जितनी मेरी जेब में होगा, तो मैं बांटूंगा भी तो उतना जितना मेरे पास मौजूद होगा। तो
अंदर लगन पैदा हो जाएगी, यार मुझे और अपने आप को एक्सपैंड करना है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बांट सकूं। तो चैंपियन एटीट्यूड एक फिलॉसफी है भजिया, मैं ये कहूंगा, और वो है नेवर गिव अप, एंड लाइफ is a beautiful single opportunity for us to become a best version of ourselves. True. And that what we can do, and that is to be of value and to leave a legacy and an impact in our life with our family, friends, colleagues, society. That's what is in our hand. ये है champion attitude. Perfect, beautiful. और ये actually विनोद सिंघी ने भी एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि चैंपियंस बिलीव इन themselves even if no one else does. तो आई टोटली एग्री, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, अब इसमें एक और, फर्स्टली तो आई विल लाइक टू थैंक ऑल माय ऑडियंस हु इज वाचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग द सेशन एंड गिविंग अस योर फीडबैक एंड फ्लोटिंग योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड, क्योंकि अब हमारा शो फिनिश होने में 5 to 10 minutes रह गए हैं। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट्स देयर, प्लीज फ्लोट देम नाउ सो आई कैन शेयर देम विद मिस्टर कामरान सिद्दीकी। अच्छा, एक और आपने बड़ा ही अच्छी बात की जो मुझे बड़ी क्लिक की। कहते हैं वो चीजें हमसे ज्यादा क्लिक करती हैं जो हमारे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को ज्यादा मैच करती हैं। मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस, ये क्या है? एक्सप्लेन इट टू मी प्लीज। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि ये मेरी समेशन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस है। मैं भैया यहाँ से ट्रेवल कर रहा था, मुझे जाना था सऊदी अरब, तो मैं अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था। आपको पता है कि वो जो सऊदी अरब के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा वो जो डेजर्ट शुरू हो जाता है, तो मेरे साथ थोड़ा सा चैलेंज ये हो गया कि मैं जिस गाड़ी में था वो उस इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वो रोड बिल्कुल, और कोई मगरिब का टाइम था, मगरिब या ईशा का, और रात का वक्त था, तो वो मेरी जो गाड़ी है वो पंक्चर हो गई। अच्छा, अब वो मैं कहीं पे भी नहीं था, ना उस रोड पे कोई बहुत गाड़ियां आ रही थी, ना कुछ था मसला, एंड आई स्टक ओवर देयर। मुझे समझ ना आया कि यार मैं इसके व्हील को चेंज कैसे करूं। मुझे तो ये भी पता नहीं था व्हील लगा कहाँ पे हुआ। तो मैं तो बिल्कुल पहले तो बैठा सोचता रहा, मैंने कहा यार व्हाट शुड आई डू। अच्छा, मोबाइल के सिग्नल भी वो ऐसी जगह पे था, ना मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, तो आई डिडंट हैव एन आंसर कि यार क्या करूं। फिर मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार इनका जो मैनुअल होता है वो डैशबोर्ड में होगा। तो मैंने गाड़ी का मैनुअल निकाला, तो डैशबोर्ड में था, तो मैंने निकाला कि अच्छा जी वो हाउ टू चेंज द व्हील, तो वो एक एक स्टेप में लिखा हुआ था, इस जगह पे व्हील है, इस तरह है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया, मैं वहां पे जाके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर एफर्ट काफी लगी, लेकिन बाय फॉलोइंग दैट गाइडलाइन आई बीन एबल टू चेंज द व्हील। अब चेंज तो कर लिया, एक एक्सपीरियंस शामिल हो गया। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार इस गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने इस गाड़ी के हवाले से जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं, वो उसने हल इसमें किताब में बता दिया है, और मैंने उसका फायदा उठा लिया। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार इस गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने जब हमें ये गाड़ी दी, तो उसने हमें ये भी बता दिया कि ये जो है, ये पेट्रोल की टंकी इधर है, पानी की टंकी इधर है। तो मैं ये सोचूं कि यार मैंने तो बड़े पैसे दे के ये गाड़ी ले ली, तो अब तो मालिक मैं बन गया हूं, अब तो जनाब ऐसी की तैसी, अब तो पेट्रोल की जगह पे पानी डाल दूंगा, पानी की जगह पे पेट्रोल डालूंगा, मैं देखूंगा गाड़ी कैसे नहीं चलती। तो होगा क्या, वो गाड़ी तो 1 इंच नहीं चलेगी, बल्कि हो सकता है वो गाड़ी हमेशा के लिए खराब ही हो जाए। क्योंकि वजह क्या है, मैंने उसकी मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो मेरी गाड़ी बेकार हो गई। मेरा एक सवाल पैदा हुआ कि यार हमारा भी तो कोई मैन्युफैक्चरर है। हम लोग ये सोचते हैं कि जिस वक्त मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, तो एक प्लांट को चलाने के लिए मुझे उसके मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन की जरूरत पड़ती थी। किसी जमाने में हम लोग ये आइकिया से आप फर्नीचर लेकर आ जाएं, तो आइकिया वाले ने उसका एक मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन दी कि भैया तुमने इस तरह जोड़ना उसको। तो मेरा क्वेश्चन ये आया भैया कि जब मेरी जिंदगी के मसाइल पैदा होते हैं, जब मेरे मसले पैदा होते हैं, मेरी परेशानियां आती हैं, मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैं अपने जैसे ही अकल के अंधों से जाके मशवरे कर रहा होता हूं, उन्हीं से पूछ रहा होता हूं, जबकि मेरे मैन्युफैक्चरर ने भी तो कुछ गाइडलाइन बताई हैं। एंड दैट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट। नंबर 2, मेरी एक फिलॉसफी क्या बनी उसमें कि ये परेशानी हमें क्यों होती है। इतनी हम लग्जरियस लाइफ में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी अल्लाह ने ब्लेसिंग दी हैं, ये अंदर से दुख से क्यों हो जाते हैं, ये दिल क्यों दुखी महसूस करता है, ये सब चीजें अच्छे से अच्छी जगह पे। तो मेरी एक फिलॉसफी ये बनी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीजों का मुरक्कब बनाया। 2 चीजें हैं, एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है। जिस्म जो है वो अल्लाह ने जमीन से पैदा किया,
जब उसने इसको जमीन से पैदा किया तो इसकी जरूरत की हर चीज को उसने जमीन से पैदा किया। मिसाल के तौर पे जिस खाने को मैं खाता हूं वो जमीन से आया, ये चश्मा मैंने लगाया हुआ है ये भी जमीन से आया, ये कपड़े जो मैंने पहने हैं ये भी जमीन से आया, ये गाड़ी जो मैं चलाता हूँ जमीन से आई, ये जो घर जिसमें रहता हूँ ये जमीन से आया। तो इसका मतलब है उसने मेरे जिस्म जमीन से निकला, तो जमीन की सारी जरूरियात उसने जिस्म की जरूरत भी जमीन से पूरी कर। रूह कहां से आई? रूह आई आसमान से। अब मेरा मसला क्या है कि अंदर से रूह मेरी भूखी है, वो प्यासी है, खाना मैं जिस्म को दे रहा हूं। मेरा दिल उदास होता है, मैं कहता हूं चलो यार यूरोप का चक्कर लगा के आ जाऊं, उदासी फिर भी दूर नहीं होती। मेरा दिल चाहता है यार क्या करूं, एक गाड़ी है, चलो यार एक और नए मॉडल की गाड़ी ले लो, यार ये बेड बड़ा खूबसूरत सा बना लो, अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती। तो मसला क्या है कि रूह को रूह की गजा देनी पड़ेगी, जिसको मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन में कहता हूं। अगर अंदर से उदासी है तो ऐसे ही है कि एक दाएं घुटने पे चोट लगी हुई है और दवाई मैं बार बार बाएं घुटने पे लगा रहा हूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये मेरा ये सही मेरा नहीं हो रहा। ओ अल्लाह के बंदे, वो पहले दाएं घुटने पे लगानी थी जहां चोट लगी थी। तो मैं ये समझा वजीर, अगर हम अंदर की जो चीज है ना, ये मुझे सेटिस्फेक्शन देती है। जब मैं ये समझता हूं कि यार मेरी बात करने से, मेरे बोलने से, मेरे शेयर करने से किसी को रत्ती भरी कोई फायदा हो जाएगा, तो अंदर से दिल मुतमईन हो जाता है, सुकून में आ जाता है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट रिकग्निशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट एप्रिसिएशन एनी मोर। आप जिंदगी में जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एक डिफरेंट मेच्योरिटी लेवल्स आते हैं। नो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिविंग अ लेगेसी, कंट्रीब्यूटिंग अ बिट इन समवन लाइफ, समवन पॉजिटिविटी। अगर आज हमारे सुनने वाले, ये हम जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानती होंगी। अगर आपकी और मेरी बात किसी तक आज पहुंच गई और फ्रैक्शन में किसी की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, वी आर जॉब डन। कुछ हो गए भाई हमारी वजह से, चलो एटलीस्ट वी हैव बीन सम। तो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन में सुनने वाले तमाम दोस्तों से ये कहूंगा, जिंदगी के अंदर अगर जैसे गाड़ी पंक्चर होके खड़ी होती है तो आप उसके मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन को सोचते हैं। हमारी जिंदगी की गाड़ी भी तो कहीं पंक्चर होके खड़ी नहीं हुई और हम कामकटोइया मार रहे हों। चाहिए कि हम अपने मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन को रेफर करें। जी, ये था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, ये विनोद सिंह जी जो हैं, इन्होंने फिर ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और ये हमें इंडिया से ज्वाइन करते हैं हमेशा। तो ये उर्दू लिखते हैं बट थोड़ी सी हिंदी में। तो ये कह रहे हैं जमीन ने जिस्म, रूह आसमान का एग्जाम्पल। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरा ख्याल है कि अब हमारा टाइम, आई थिंक वी आर डन विद टुडेज शो। तो आई वुड लाइक यू टू, कुछ आप ऐसा कहना चाहें हमारी ऑडियंस को जो उनके लिए आगे चल के, यू नो, जस्ट सम इंस्पिरेशनल वर्ड्स। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एक वाक्य की शक्ल में जो मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ। और वो वाक्य क्या है कि एक शख्स, एक लड़का है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने बाप के पास जाता है और अपने बाप से कहता है कि अब्बा जान, मुझे गुस्सा बहुत आता रहता है, मैं क्या करूं। तो उसके वालिद कहते हैं अच्छा बेटा कल आना, तुम्हारा एक हल है। तो वो जब कल आता है तो वो उसको एक बोर्ड दे देते हैं, कुछ कीलें दे देते हैं, कुछ हैमर दे देते हैं। वो कहते हैं बेटा अब जब तुम्हें बहुत गुस्सा आया करेगा ना, तो तुम ऐसा करना, इस कील को लेकर तो इस बोर्ड में उसे खुद जोर से ठोक देना, तो तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाएगा। तो वो लड़का हैरान होता है, कहता है अच्छा भजन, इस तरह करने से गुस्सा दूर हो जाएगा? कहता बेटा बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो वो मियाँ साहब लेकर चले जाते हैं। तो अब जब भी गुस्सा आता था खूब ठोक के उसके जनाब कीले विले ठोकते रहते हैं। तो कुछ अरसे के बाद वापस आते हैं तो अब्बा जान से कहते हैं अब्बा जान आपका फार्मूला कामयाब हो गया, अब तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मुझे तो जब गुस्सा आता था मैं ऐसे कील ठोक देता था, तो मेरा तो गुस्सा खत्म हो गया। तो उनके वालिद साहब कहते हैं अच्छा बेटा जरा वो लेकर आओ बोर्ड। तो वो लेकर आते हैं तो उसके अंदर वो देखते हैं कि बहुत सारी कीलें जो हैं इस तरह लगी हुई हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, जरा इन कीलों को निकालो इस बोर्ड में से। वो कहता है अच्छा जनाब, एक एक करके सब निकाल देते हैं। तो जब वो निकाल देता है तो उसका वालिद पूछता है बेटा अब ये बोर्ड वही है जैसा मैंने तुम्हें दिया था? तो वो लड़का कहता है नहीं अब्बा जान, ये तो अब मुख्तलिफ हो गया, क्योंकि चेंज हो गया, इसके अंदर तो बहुत सारे होल हैं, ये तो वैसा नहीं रहा। तो उसके वालिद साहब कहते हैं बेटा फिर याद रखो, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये हमारे दिल का मेटाफोर है, अलामत है हमारे दिल की। और ये जो अल्फाज है ना हमारी जुबान से निकलते हैं, ये उस कील की तरह है।
और ये जो जुबान है ये हथौड़ी की तरह है। जब हम गुस्से के आलम में होते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता, और हम ये कील जो है ना, कभी अपने बच्चों के दिल के आर पार कर रहे होते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों के, कभी दोस्तों के, कभी वाइफ के, कभी कहीं वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो हमें कहीं पे ख्याल आ जाता है, यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, ये तो मुझे करना नहीं चाहिए था, तो हम जाते हैं और उन्हें कहते हैं भाई आई एम सॉरी जी। तो वो कहता है कि ये जो आई एम सॉरी कहते हैं ना, तो उससे आप ज्यादा ज्यादा ये करते हैं, यू टेक द नेल आउट ऑफ द हार्ट बट द स्कार रिमेन देयर, वो जख्म हमेशा रहता है वहां पे। तो मेरा बस मैसेज ये होगा कि जिंदगी में हम लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी है मुख्तलिफ रोल में, वो एक मौका है। चाहे वो हम फैमिली पर्सन हैं, चाहे वो किसी अदारे में मुलाजिम हैं, चाहे हम किसी के मैनेजर हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमसे बहुत पहले लोग उन जगहों पे मौजूद थे, हम चले जाएंगे, कुछ और लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है, इस अपॉर्चुनिटी में आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन सी ऐसी याद छोड़ना चाहते हैं, कौन सी ऐसी अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि लोग आपके जाने के बाद आपको कैसे याद रखेंगे? आपने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आए, कितने लोगों के लिए उम्मीद बन के आए, कितने लोगों को रास्ता दिखाने वाले बन के आए, कितने लोगों के लिए रहनुमाई करने वाले आए, कितने लोगों के लिए आप मल्टीप्लायर बने। ये चॉइस आपके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। किसी ने खूबसूरत बात कही कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी इयर्स वी लिव इन दिस लाइफ, इट डजंट मैटर, द क्वेश्चन इज हाउ मच लाइफ वाज देयर इन दोज इयर्स इन विच आई लिव्ड। बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। ब्यूटीफुल मैसेज। और बिल्कुल आपकी ये जो बात है कि आप कैसे चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें आपके ना होने के बाद, तो अपने आप से बैठ के हमें एक दफा ये सवाल जरूर करना चाहिए कि हाउ वुड आई वांट पीपल टू रिमेंबर मी व्हेन आई एम नॉट हियर। मे बी माय चिल्ड्रन, माय हस्बैंड, माय वाइफ, माय रिलेटिव्स, या वो लोग जिनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन था लाइफ में। और मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज सीखी और आई हैव लर्नड एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट ऑन माई सेल्फ। लेट्स से कि मैंने अपनी लाइफ जैसे भी गुजारी, इट्स नेवर टू लेट टू चेंज। ठीक है, अब उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो 3-4 एडजेक्टिव्स जिनके थ्रू आपको लोग पहचाने, आपके बारे में जिक्र करें जब आप जिस जगह पे मौजूद ना हो, उस जगह पे आपके बारे में कैसे जिक्र हो रहा है। वो एडजेक्टिव्स जो आप चाहें कि लोग आपके लिए यूज करें, स्टार्ट प्लेइंग दोज एडजेक्टिव्स, उनकी लिविंग एग्जाम्पल बन जाएं। लेट्स से इफ यू वांट पीपल टू रिमेंबर यू एज काइंड, start being kind, show it in your actions, show it in your gestures, start playing kind all the time. If you want people to remember you as you are a very humble person, start playing humble. Do it. Action speaks louder than words. You cannot tell everyone that you are humble, but when you show it to them, they will remember. आपके एक्शंस ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं लोगों के ऊपर, और वो एक्शंस आपको अपने डेली लाइफ में अपनाने पड़ेंगे. मेक इट योर हैबिट एंड there the change starts. You can actually always change your perception in people's eyes. और आप जब नहीं रहेंगे तो लोग आपको उन्हीं अल्फाज में याद करेंगे. If you are arrogant and you're playing arrogant all the time, people will remember you the same way. So it's never too late to change and try and change. Just आपकी बात सुनते सुनते ही मुझे ये बात याद आई थी, और मैंने एक्चुअली इसको बहुत I have seen it very clearly कि ये आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और people start seeing you that way as you are trying to be. तो it's never too late to change. इसके साथ I would like to say thank you to my audience. Thank you for joining everyone. मेरा मकसद इन प्रोग्राम्स का ये होता है कि मेरे हिसाब से there is a lot that I can learn. और जब मैं किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करती हूँ जिससे मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, तो why not you all get to connect to them as well. तो मुझे मिस्टर कामरान सिद्दीकी से इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड आई वुड बी इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग सीरीज टुगेदर, जिसके अंदर हम और टॉपिक्स लेकर आएंगे और मिस्टर कामरान सिद्दीकी विल बी विद मी. तो अगर आप लोग ऐसे कोई प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं जिसमें यू वुड लाइक टू नो हिज पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज message them to me. And thank you for joining and learning with me. Allah Hafiz sir, and Allah Hafiz everyone. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you very much.